इसमें कुछ डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही जिसमें शायद डेफिनेशन पूछी हो, है ना, 1 या 2 मार्क में, और 1 या 2 न्यूमेरिकल रहेंगे, है ना, या तो 3 मार्क का 1 न्यूमेरिकल हो सकता है या 2 मार्क के 2 भी हो सकते हैं। तो ये इस टाइप से आता है। और डेफिनेशन जो आती है वो छोटी छोटी आती है ना, कि जैसे आ जाएगा व्हाट इज रेट लॉ, है ना, कि रेट लॉ आ गया। ठीक है, तो देखो पहले हम थोड़ा सा उससे करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, जैसे आ गया व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर मोल, है ना। कोई भी चीज की देखो रेट यही होती है कि कितना चेंज हुआ है ना, टाइम के साथ, है ना, पर यूनिट टाइम के साथ जो भी चेंज होता है उसी को हम रेट बोलते हैं, है ना। स्पीड हो हमारी, है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, है ना, ये स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन की स्पीड है। यहाँ क्या मेनली चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम के साथ कितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना। तो ये ऐसे ही डिफाइन करना है इसको। ठीक है, ये 1 मार्क में आएगा। ठीक है, और फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इफ देयर इज अ रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो अब यदि इसकी हम रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ नहीं नहीं, वो जो होगा वो रेट लॉस से होता है ना, कि वो रेट लॉस से, हाँ वो रेट लॉस से हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। लेकिन ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंगली ये होगा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और पर मोल करना है तो 1/a, है ना, ये आगे लिखते हैं मोल्स लिखते हैं, है ना। तो पर मोल आया तो ए से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट टाइम आया तो चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दिया, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, अब किसी से भी निकालें हम रेट, इससे 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 सबसे बराबर आएगी। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल रेट बोलते हैं वो इसको बोलते हैं। ठीक है, वो तो रेट निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, रेट लॉ। ठीक है, तो ये, और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसलिए क्या होगा, और हमेशा हम चेंज क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इज लेस देन इनिशियल, इसलिए वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और रेट किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, कि रेट क्या हो सकती, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या हो जाता है कि पहले ही माइनस लगा देते, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाता है, माइनस माइनस करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे, तो ये हो जाएगा -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या इट इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और 1/c डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि अब ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या होगा, टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, ये प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि वो क्या होंगे, टाइम के साथ बढ़ेंगे, और जबकि रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है टाइम। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना, इज इक्वल टू 1/d डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ठीक है, देखो एक पर्टिकुलर ए की रेट क्या होगी, ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, और रिएक्शन के चेंज की रेट क्या होगी, ये ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये है पूरी 1/a डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, लेकिन ए के चेंज होने की रेट सिर्फ कितनी है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, बी के चेंज होने की कितनी है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, लेकिन ये इक्वल नहीं होगी, है ना। इक्वल कब होगी, जब पर मोल के लिए निकालेंगे तो फिर वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, एक एक की सबके अलग अलग
है ना, क्योंकि किसी के बी मोल चेंज हो रहे हैं उसी टाइम में, किसी के ए मोल चेंज हो रहे हैं, किसी के सी मोल हो रहे हैं, सबके अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो पर मोल सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो रेट बराबर होती है, उनके सेल्फ का चेंज बराबर नहीं होता कभी भी, है ना, हो भी सकता है लेकिन जनरली वो बराबर नहीं होता, ठीक है। तो हाँ हाँ, और वो सेल्फ वाला अपन जब निकालते हैं उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं, हाँ, यदि मान लो आपको सिर्फ इसका दे रखा है, मान लो बी के 2 कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं, ऐसा दे रखा है कि बी पहले क्या था 2 मोल था, अब कितना हो गया है 1 मोल हो गया है ना। ये 2 मोल था टाइम जब इसका मान लो 0 पे मान लो, चलो, है ना, इनिशियली क्या था इसका 2 मोल था, है ना, और बाद में कितना हो गया ये 1 मोल हो गया जब टाइम कितना हो गया 100 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ बी निकालना है हमें, है ना, तो वो सिर्फ कितना आ जाएगा 1 - 2/100 ऐसा आ जाएगा, और माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ इसका आ जाएगा, ठीक है। और स्टाइशियोमेट्रिक तब लगाना है जब आपसे इससे पूछेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, है ना, तब आपको 1/b इंटू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी करना, ठीक है। जैसे अब आपको क्या है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछे, जैसे हम कोई एक रिएक्शन लिख लेते हैं 2NH3 gives N2 + 3H2, है ना। अब आपको जैसे इसमें पूछा कि ऐसा देखो, अभी ऐसा एक क्वेश्चन लिखो कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × 10⁻⁻5 m सेकेंड्स, है ना। कुछ भी देखो यूनिट क्या सब में अलग अलग आएगी, है ना, हर रिएक्शन की अलग अलग यूनिट आती है, ठीक है, वो उनके ऑर्डर और उस सब पे डिपेंड करेगी, ठीक है, लेकिन सब में मोल्स पर लीटर जरूर होगा और सब में टाइम होगा, है ना, ये 2 चीज जरूर से होंगे उसमें, ठीक है। तो वो तो खैर आपको क्वेश्चन में दिया होगा जैसा भी, अभी तो हमने मान लिया कि इतनी क्या है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इतना है मान लो, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ NH3, मान लो हमको ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ NH3, या H2 का आ गया, N2 का आ गया, किसी का भी आ गया, ठीक है। किसका दे रखा है, इसकी रेट दे रखी पूरे रिएक्शन की, और पूछ लिया हमें सिर्फ NH3 की चेंज की रेट पूछी है। तो अब आपका क्या, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा NH3 के टर्म्स में 1/2, हाँ, डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, वैसे वो -1/2 ऐसा होता है ना, लेकिन जब आप इंडिविजुअल इसका निकालोगे तो फिर उसको साइन को फिर हटाना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। वो इसलिए था क्योंकि जब इसका चेंज आएगा तो फिर ये साइन लगाना पड़ता है कि जिसमें ये चेंज नेगेटिव आएगा तो इसके कारण पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो भले ऐसा लिख दो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम उसको अलग कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, मतलब इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, है ना। अब मान लो आप निगेटिव साइन सहित लिखो तो भले नीचे ये भी लिख देना, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेस विद टाइम, है ना, तो निगेटिव साइन अपीयर, है ना, इसलिए, है ना, कि निगेटिव का मतलब यही है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। तो लगेगा भी वो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो देखो ये ऐसे हम कर पाएंगे, ठीक है, कि यदि हमको उसका निकालना हो किसका, पर्टिकुलर NH3 का, और पूरे रिएक्शन की रेट दे रखी है, तो हमने ये फॉर्मूले को यूज कर लिया, एक पार्ट को यूज कर लिया। अभी हमको H2 का निकालना होता तो हमारा क्या हो जाता, 3 इंटू रेट हो जाती है ना, मतलब रेट इक्वल टू क्या हो जाता 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, है ना, 1/3 डेल्टा H2 बाय, तो अब जो रेट दे रखी है हमें 2 × 10⁻⁻5 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाता डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ H2 आ जाता हमारा, ठीक है। तो कभी भी रिएक्शन का दे रखा हो उससे इसका निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी रिएक्शन का रेट देके किसी एक इंडिविजुअल का पूछ ले, ठीक, तो उसको फिर ऐसे ढंग से हम निकालें, ठीक। तो हमको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इंडिविजुअल का चेंज, है ना, जैसे N2 का चेंज और रेट बराबर ही होगी,
है ना, क्योंकि उसमें स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं उसमें, ठीक है, इसलिए हम 1/1 लिखना पड़ेगा, तो वो बराबर ही होगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना है ना, कि एक पर्टिकुलर का लेते हैं तो फिर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा, लेकिन रेट से इक्वेट करना है तो हमेशा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होगी तो 1/A है ना, चेंज इन ए अपॉन ये, 1/B चेंज इन B अपॉन ये, 1/C चेंज इन C अपॉन ये, है ना, 1/D ये, और टाइम सबका बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि एक ही साथ चल रही रिएक्शन, तो टाइम सबका क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो, एक तो इस टाइप की कुछ चीज हमको पूछ सकते हैं, है ना। फिर दूसरा एक हमको ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, एक रेट ऑफ रिएक्शन होती है या एवरेज रेट, ये एवरेज रेट है ना, कि लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में हमने रेट निकाली है, तो वो एवरेज रेट होती है ना, कि इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जनरली हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि एक बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो देखो उसकी भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज, मतलब डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि when the rate is calculated for a very small interval of time, then it is called instantaneous rate, that is, है ना, क्या हो गया कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, है ना, और वो टाइम क्या है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब ये हो गया, ठीक है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और उसको फिर कैसे बता देंगे, डी से, डिफरेंशिएशन, ना, ये जैसे हमारी रिएक्शन तो वही है, गिव CC प्लस DD, तो उसके लिए लिख देंगे -1/A DA/dt, है ना, DA मतलब डिफरेंशिएट हम करते हैं इसके लिए जब बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। हमको देखो इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, है ना, बस एक ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब ये हो जाएगा -1/B dB/dt, ठीक है, इक्वल टू 1/C dC/dt प्लस 1/D dB/dt। अब ये निकलता कैसे, कि वो जो ग्राफ होता है उसके एक पॉइंट पे टेंजेंट डालनी पड़ेगी, है ना, उस टेंजेंट का स्लोप होता है इसके बराबर, है ना, कि कोई भी जैसे हमारा ये बना, है ना, ये मान लो हमने प्रोडक्ट C का करा, तो यहाँ पर रेट निकालनी इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहाँ पे हमें इस पे एक टेंजेंट डालना पड़ेगी, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इसकी रेट होगी, है ना, उसका स्लोप निकालेंगे, तो वो एक डिफिकल्ट काम है, बार बार ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी की जगह हमारा एक नई चीज आई, क्या, रेट लॉ, है ना, उसके प्लेस पे ही आया, नहीं तो हर पॉइंट पे हम ऐसे निकालना पड़ता है ना, और टेंजेंट का स्लोप मतलब वो tan थीटा हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है कि बार बार ये सब करो, है ना, इसलिए क्या करा, एक नई चीज निकाल के लाए, वो रेट लॉ। तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को देखो ऐसे डिफाइन करना, ठीक है, फिर रेट लॉ। अब ये भी आ सकता है हमको क्वेश्चन, डिफाइन रेट लॉ, है ना, तो रेट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, कि रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन in which rate is determined in terms of product of concentration of reactants raised to power some numbers, in terms of product of, या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, multiplication of concentration of reactants raised to power some numbers, है ना, इस टर्म में एक्सप्रेस करने को ही बोलते हैं हम रेट लॉ, ठीक है।
तो रेट लॉ हो जाता है हमारा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a to the power x into concentration of b to the power y, ये हो जाती है हमारी रेट। ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट को ऐसे लिखते हैं, दिस ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेट लॉ। तो ऐसे, तो रेट लॉ एक्सप्रेसिंग रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो होता है। ठीक, और बस ऐसे ऐसे लिख दो इसको कि कोई भी एक रिएक्शन है उसके लिए रेट लॉ ये हो जाएगा, नहीं, रेट लॉ बिकम दिस। ठीक, अब इसमें एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, है ना। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, है ना। देखो डेफिनेशन में आए तो बस उतना लिखना और ये रेट इक्वल टू ये लिख देना, बस इतना, है ना। इसके बाद का तो फिर ये हमारे लिए है ये सब, है ना, कि एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, इसको ऑर्डर बोलते हैं। और के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनका सम। ठीक है, इसको n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x प्लस वाई। तो कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सम ऑफ, है ना, एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ, सम SUM, है ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ, ना, कि रेट लॉ में जो ये एक्सपोनेंट्स है एक्स वाई, एक और होता तो z हो जाता, इन सब के सम को बोलते हैं हम ऑर्डर। ठीक है, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। ये देखो मैं इसलिए, क्योंकि एक एक मार्क में ऐसी डेफिनेशंस आएंगी छोटी छोटी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी अलग से है ही नहीं ज्यादा, तो यही सब क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस इसमें इसी ढंग से आएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो n इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, है ना। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर में भी n क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, और कोई भी इंटीजर भी हो सकता है ना, पॉजिटिव, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर में भी 0 में भी फ्रैक्शन, ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक, तो ऑर्डर 0, फ्रैक्शन, इंटीजर सभी होते हैं, और ऑर्डर हर रिएक्शन के लिए होता है ना, चाहे वो रिएक्शन कोई सी भी, क्योंकि देखो नहीं कुछ होगा तो 0 तो हो ही जाएगा ना। मान लो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही हो रेट, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि ये पावर 0 हो जाएंगी तो सब 1 1 हो जाएंगे ना। तो ऑर्डर 0 का क्या मीनिंग होता है कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही हो, आप कितना भी डालो, है ना, उसकी रेट वो ही रहेगी, तो वो क्या हो जाता है, 0 ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 0 ऑर्डर के लिए ये देखो, इसको अलग से एक चीज लिखो, फॉर 0 ऑर्डर रेट इज इक्वल टू के, है ना, 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट होती है। ठीक है, कि 0 ऑर्डर के लिए ना, यदि आप रेट और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो कांस्टेंट आएगा, किसके लिए, 0 ऑर्डर के। फॉर 0 ऑर्डर रेट इज इक्वल टू के, इसके बराबर हो। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में यदि 0 ऑर्डर आ गया, इसका मतलब रेट इक्वल टू के हो गया। ठीक है ना, और ये ग्राफ, कभी ये ग्राफ देके पूछे कौन से ऑर्डर का है, रेट और टाइम का ग्राफ यदि ऐसा आ रहा है कांस्टेंट, है ना, तो ये हमेशा किसका होगा, 0 ऑर्डर का। और यदि रेट और टाइम का ग्राफ आपको पूछेंगे तो इसी का ही पूछेंगे, क्योंकि किसी और सभी ऑर्डर के लिए
फिर वो क्या होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आएंगे, फिर इसके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इसी में एक ऐसा होता है, बाकी सब में तो अलग ही अलग आएंगे, है ना, ठीक है। और जनरली टाइम के साथ सबकी रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वो सबके एक ही जैसे आएंगे। इसलिए हमें रेट और टाइम का ग्राफ यदि पूछेंगे तो वो सिर्फ इसी का पूछेंगे, ठीक है। बाकी सब में काय का पूछेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और फिर है ना टाइम के बीच का पूछेंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे अभी, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, है ना, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान रखना। अब इस ऑर्डर से, है ना, तो देखो ऑर्डर के लिए हमारी दो तीन चीजें हो गई, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने उसमें भी दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, है ना, इसमें डिफरेंस पूछते हैं। तो ऑर्डर में तो आपको यही सब पॉइंट लिखना है ना, कि ऑर्डर इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ, है ना, ऑर्डर में भी जीरो, है ना, ऑर्डर में भी जीरो, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, है ना, इन सब में से कुछ हो सकता है। फिर ऑर्डर इज फॉर एवरी, हाँ ऑर्डर इज फॉर, जल्दी नहीं, 3 बजे का ही टाइम दिया था मैंने, हाँ लेट हो गया थोड़ा। हाँ ठीक ठीक, अभी इससे कंटिन्यू कर लो। हाँ, तो ऑर्डर जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर में भी जीरो और फ्रैक्शन। फिर ऑर्डर इज फॉर ऑल रिएक्शन, ऑल का मतलब एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, है ना, ये दो वर्ड होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। एक बार बोर्ड में ये भी पूछा हुआ है ना, कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन या व्हाट इज एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन, है ना, ये दो टर्म में से कोई टर्म, है ना, पूछ सकते हैं। तो एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, कि यदि एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है तो उसका मीनिंग होगा द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, है ना, जो एक ही स्टेप में होती है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। जैसे हमने उधर करी थी SN2 मैकेनिज्म करा था ऑर्गेनिक में, हेलो अल्केन हेलो अरीन में, तो वो एलिमेंट्री था, वो एक ही स्टेप में होता था, ठीक है। और एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन का मतलब हो जाता है इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम, है ना, मेनी स्टेप्स, है ना, अलग अलग स्टेप में से एक एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो यदि कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो तो उसके हर स्टेप को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट्री में मतलब ये दो चीजें हो गई, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, दो बात हो गई। तो एलिमेंट्री स्टेप में मोर देन वन स्टेप में भी हो तो हर इंडिविजुअल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप, है ना, उसको वो बोलेंगे। और एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप होती है, ठीक। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, ना, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का तो अभी तक नहीं पूछा है, एलिमेंट्री का जरूर पूछा हुआ है ना, डेफिनेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ऑर्डर दोनों के लिए होता है, चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शंस हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट लिखना है, यदि डिफरेंस भी आ जाए तो भी यही वाले पॉइंट लिखना, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी, इसमें चांस है देखो आने का, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो है ना, ये क्वेश्चन का चांस है काफी, है ना, पूछेंगे देखो ऐसे ही, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, इससे ज्यादा नहीं है हमको लिखना है, 1 मार्क का आएगा, तो बस 2 भी लिख दिया तो काफी होगा, है ना। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी में क्या लिख सकते हैं, एक तो देखो मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन, एक तो ये कभी नहीं होगी, जीरो और फ्रैक्शन कभी नहीं होगी, ठीक है। ये याद रहने वाले पॉइंट्स मैं पहले बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन, ये कभी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही होती है, क्योंकि हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी इज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक तो ये जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, है ना,
और ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही होती है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है ना, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो जब भी देखो कोई रिएक्शन होती है तो ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं एक दूसरे से, है? और उस कोलिजन के बाद फिर क्या बनते हैं, जैसे ये कोलाइड हो रहे हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो कितने मॉलिक्यूलर स्पीशीज एक साथ कोलाइड हो कि प्रोडक्ट बना पाए, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी को देखो ऐसे डिफाइन करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ molecular species collide with each other या collide simultaneously to give product. Number of molecular species collide simultaneously to give product, ठीक है। तो उतने टकराएंगे। अब ये मैक्सिमम सिर्फ 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड हो ही नहीं सकते, ठीक है, कि तीनों एक दूसरे से टकरा पाए, तीनों मतलब तीन तो ऐसे एक दूसरे से, है ना, ऐसे ही वो हो जाएंगे। 3 से ज्यादा जब होने लग जाएंगे तो फिर वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं रह जाते, कि जिसमें, क्योंकि चारों को एक साथ एक दूसरे से टकराना है ना, तब बनना चाहिए प्रोडक्ट। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ कितनी होती है, 1, 2 और 3, 3 ही होती है, ठीक है, 1, 2 and 3, बस। इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं। जबकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशिएट हो गया, है ना। सबसे पहले पॉइंट में डेफिनेशन से लिख देना यदि ध्यान रहे, नहीं तो फिर ये 2 पॉइंट तो ही हमारे पास, है ना, उनके बीच में वो करने, ठीक। तो ये ऑर्डर और क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी हो गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको आ सकता है यूनिट ऑफ के, इस पर ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, या यूनिट ऑफ के दे के ऑर्डर पूछ लेंगे। हर ऑर्डर की यूनिट अलग अलग होती है, के की यूनिट, ठीक है। और उसका भी देखो फॉर्मूला है सीधे सीधे। तो क्या फॉर्मूला होता है के की यूनिट का, यूनिट ऑफ के, है ना। एक तो ये, हाँ हाँ, मतलब रेट अपॉन वो, तो टाइम इनटू हो जाएगा, है ना। मोल लीटर इनवर्स, हाँ n-1, हाँ, मोल लीटर इनवर्स होल टू द पावर n-1, n-1 है कि 1 माइनस n और टाइम टू द पावर -1, ठीक है, ये, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ के, ठीक है। या इसको ऐसे भी, कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है, m टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, और टाइम की जगह मोस्टली सेकेंड लिखा हो सकता है ना, ज्यादातर में सेकेंड्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये इससे आएगा, है ना, ये रेट अपॉन a टू द पावर x b टू द पावर y, इससे डिराइव हुआ है, इससे ये डिराइव करा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि रेट की होती है मोल पर लीटर, है ना, और सेकेंड्स वो आएगा, और फिर इसकी जो a और b की मोल पर लीटर आएगी, है ना, और x प्लस वाई करके फिर ऑर्डर आएगा, उसकी जगह n रखेंगे हम, उससे ये फॉर्मूला फिर बनाया, ठीक है। लेकिन हमें तो डायरेक्ट अभी तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, है ना, बना उससे, जो रेट लॉ है उससे फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी होता है, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी। तो रेट की जो यूनिट होती है वो यही होती है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, पर यूनिट टाइम होता है, ये होती है। और जो नीचे मान लो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या है, ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर n है, तो इसकी भी क्या हो गई हमारी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और इसकी हो गई मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n। तो देखो अब ये ऊपर चले गया तो क्या आ गया, 1 माइनस n आ गया, और टाइम टू द पावर -1। तो ये रेट की यूनिट हो गई और ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई, इससे डिराइव हो गया,
ठीक है, लेकिन हमें तो उससे नहीं, ये डायरेक्ट भी आप लोग ध्यान रख लो तो भी कोई बात नहीं। ठीक, अब इसमें जिसकी भी निकालना है जिस ऑर्डर की वो आ जाएगा, है ना। ऐसा आ चुका है देखो बोर्ड में क्वेश्चन, वो मैंने वो वाला क्वेश्चन भी उसमें शायद दिया है, जो भेजे हैं उसमें वाला क्वेश्चन दिया है कि के की यूनिट दे रखी है और ऑर्डर पूछा हुआ है ना, के की यूनिट दे के ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो n इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यूनिट ऑफ के क्या हो गई मोल लीटर इनवर्स, और मान लो टाइम सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स, ये 0 ऑर्डर की हो गई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या हो जाएगी 1 - 1 0, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो सिर्फ टाइम इनवर्स हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर की है ना, ये टू द पावर -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा मोल टू द पावर -1 लीटर, और सेकेंड टू द पावर -1, है ना, ये सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, तो वो जनरल उससे हम निकाल भी सकते हैं, है ना। और यदि ये दे रखी है तो जो लीटर की जो देखो पावर है उसमें 1 और ऐड कर दो तो आपको ऑर्डर आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो हमको यूनिट दे रखी होती ये मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, अब ऑर्डर निकालना है, तो लीटर की पावर क्या है 1 है, तो 1 + 1 तो 2 ऑर्डर आएगा, है ना। अब इसमें तो ऑर्डर कुछ वो तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो भी देखो मान लो उसकी पावर कुछ नहीं मतलब 0 होगी, है ना, तो 0 + 1 तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, है ना। और इसमें -1 है, -1 + 1 तो 0 ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो लीटर की पावर में +1 करने से ऑर्डर आ जाए। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है, पूछेंगे जैसे हाफ मार्क का होगा, है ना, मान लो 2 दे दिए तो हाफ मार्क के 1 हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसा पूछेंगे। ठीक, तो ऐसे हमारा ये आ जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी देखो रेट लॉ, है ना, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब हो गया। ठीक, इसके बाद जो हमें आता है वो सब इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और इसी से जो ग्राफ्स बने होते हैं उस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब ग्राफ में आपको ये सिर्फ हमें 2 ही के लिए है, 0 और फर्स्ट, है ना, इसमें बिल्कुल साफ साफ मेंशन है ना, कि ओनली फॉर 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, है ना, इसके अलावा है ही नहीं है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, मतलब रिवाइज द सिलेबस में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कि और पहले भी इतना ही था। ठीक है, तो यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, है ना, ऐसा है, ठीक है, तो ये हमेशा कौन सा होगा 0 ऑर्डर। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, मान लो रेट ये पूछना है उनको, है ना, कि कौन सा ऑर्डर है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। तो इससे क्या है वो सभी नॉलेज हमारा एक साथ आ जाता है ना, कि ये दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा ऑर्डर है ना, फिर पूछ लेंगे कि इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है इसकी, है ना, वो पूछ लेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन पूछ लेंगे, है ना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आया तो ये तीनों पूछेंगे ही ऐसे 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आया तो एक तो ऑर्डर तो हमको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ जब ऐसा होता है तो ऑर्डर ये होता है। अब ये आया कैसे है, तो इसका जो 0 ऑर्डर है उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो होता है R0 - R/T, है ना, ये। ठीक है, इसी से बना हुआ है ये ग्राफ। ठीक है, तो 0 ऑर्डर में हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज K = R0 - R/T, है ना। R0 क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये R0 हो जाता है। ठीक है, और R क्या होता है, देखो R में गलती होती है, R ये होता है, R मतलब ये नहीं कि कितना कन्वर्ट हो गया है, R मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद वो कितना बचा है। जैसे मान लो A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इनिशियली तो ये R0 है ना, टाइम t = 0 पे, लेकिन टाइम t = t पर जो R है वो इसका है,
मतलब यदि मान लो ये इनिशियली 0 था, अब ये x बन गया है, तो ये r इक्वल टू है r0 माइनस एक्स, है ना। मतलब कितना बचा हुआ है ये, है ना। इसमें देखो बहुत गलती होती है ना, कि r हम वो ले लेते हैं जो कन्वर्ट हुआ है ना। जैसे आपको बोला है कि 30% कन्वर्टेड, है ना, तो आपको r क्या लेना है 70, है ना, 30 नहीं लेना। बस इसको बहुत ध्यान रखना, है ना। मैंने देखा बहुत बच्चों की गलती होती है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्डर हो, है ना, 0 ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर, r0 इनिशियली जो भी था, है ना। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल 100 मान लेंगे जब परसेंटेज दे रखा होगा, ये 30% डिकम्पोज, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वो r0 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t है r, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, अब ये kt को इधर ले लिया ना, r0 माइनस r हो गया, अब इसको इधर ले लिया, r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस r0, है ना। ये इसका ग्राफ है, ये y एक्सिस पर है, ये m हो गया, ये x एक्सिस पर है और ये c हो गया, ठीक है। तो अब इससे आप ये निकाल सकते हो कि ऐसा करके आया हो, ठीक है। हमेशा ग्राफ क्या होगा, r और t के बीच में, r0 और t के बीच में नहीं, r0 इज ए कांस्टेंट, है ना। इनिशियल तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा, r चेंज होता रहेगा पूरे समय, है ना। इसलिए ग्राफ वेरिएबल का बनते हैं, है ना। इसलिए ग्राफ r और t का है ना, r0 और t का नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही लिखा मिलेगा, या फिर ऐसे ब्रैकेट में a r कुछ भी ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो अब हम तो वही मानेंगे। तो आप देखो, अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा r0। तो ये देखो, ये दो चीज और पूछ सकते हैं इसमें, ऑर्डर 0 हो गया, स्लोप माइनस के हो गया, इंटरसेप्ट r0 हो गया, ठीक है। अब हमारा 0 ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या होती है वो पूछ लेंगे। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी, वो फॉर्मूला है ही यूनिट निकालने का, तो उससे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो चांस है बहुत इस क्वेश्चन के आने के, है ना, ये और या फिर ये दूसरा, बस दो ही हमें करना है, कॉन्सेंट्रेशन और टी का दूसरा ग्राफ। ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अब यहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, या तो ln कॉन्सेंट्रेशन लिखा मिलेगा या फिर लॉग कॉन्सेंट्रेशन लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो यदि ln और t के बीच का ग्राफ है, ठीक है, तो इसका स्लोप भी बिल्कुल यही होगा माइनस के, और इंटरसेप्ट होगा लॉग r0, लॉग r0 इज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब ये किससे आता है, इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आता है, इसके फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, के इज इक्वल टू, है ना, दोनों में लिखते हैं हम, एक तो पहले लॉग में लिखते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग r0 बाय r, ठीक है। सबके सेम सिंबल है सब, ठीक है। और यदि ln लिखना है तो बस ये 2.303 हम हटा देंगे, 1 बाई टी ln r0 बाय r, है ना, क्योंकि ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x, है ना। ये बेस 10 है, इसका बेस e होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो इससे बने हुए ये ग्राफ, ठीक है। इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारा देखो यही आ जाएगा, है ना। यदि इसको हमने एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ln r0 माइनस ln r, है ना, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। फिर वही कर लिया, इस पार्ट को इधर ले लिया, तो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो देखो
ln r और t का जो ग्राफ आ रहा है ना, वो यदि ऐसा ग्राफ आए जैसे 0 ऑर्डर का था, तो इसका भी स्लोप क्या हो गया, माइनस के हो गया, ठीक है, स्लोप इज माइनस के और इंटरसेप्ट हो गया ln r नॉट। अब यदि इसको हम काय में चेंज करें, log बेस 10 में, तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो वाली स्टेप भी लिख लेते हैं, 2.303 log r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log r नॉट, है ना। अब पूरे जितने भी कांस्टेंट है सबको एक ही जगह पे करने के लिए क्या कर देंगे, इससे हम डिवाइड कर दें, तो हमारा हो जाएगा log r इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस log r नॉट, ठीक है। तो यदि हमको ग्राफ में ऐसा बना है, क्या, log r और t इसका ग्राफ, तो ग्राफ तो बिल्कुल वैसे ही आएगा, लेकिन अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, है ना, ये स्लोप हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log r नॉट, ना, दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो देखो ये ध्यान रखना है ना, जब log में आए तो माइनस के अपॉन 2.303 आएगा, और जब ln लिखा हो तो सिर्फ माइनस के। देखो ये बहुत जरूरी है ना, ये कई बार हम इसमें भी माइनस के कर सकते हैं, ठीक है, गलती, और कई बार इसमें के अपॉन 2.303 कर सकते हैं, है ना। तो दोनों में ध्यान रखना है कि इसमें आए तो ऐसा ही करना है और इसमें आए तो ऐसा करना, क्योंकि कभी देखो, कभी कभी क्या होता है, देखो जरूरी नहीं कि देखो जैसा क्वेश्चन हमने यहां करा एकदम वैसा है, हो सकता है उसमें ऐसा पूछ लें कि ये ग्राफ दे दिया और इसका स्लोप गिवन हो, कुछ भी स्लोप दे दिया और बोले के निकालो, है ना, स्लोप दे देंगे माइनस समथिंग, है ना, और बोलेंगे के निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए माइनस के अपॉन 2.303 से उसको इक्वेट करना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, देखो, है ना, ये तो बहुत सिंपल सा मैथ्स है ना, आप लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसको करना, ठीक है। हो सकता है देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये स्लोप दे रखा हो, बोल दें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग स्लोप ऑफ ग्राफ log r एंड t इज, है ना, -2 इंटू 10 टू द पावर -4, ऐसा दे दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो वो स्लोप तो माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू जो भी स्लोप दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऐसे, ये क्या हो गया हमारा, देखो हमारे दोनों इंटीग्रेटेड रेट लॉग, एक क्या था ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये तो देखो ये तो आपको फिजिक्स में भी याद ही करना है ना, ये तो फिजिक्स में भी है, न्यूक्लियर उसमें, ठीक है, क्योंकि वो ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, बस वहां पे इसकी जगह लेमडा ज्यादातर यूज करते हैं, है ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं उसको, ठीक। और एक हमारा ये 0 ऑर्डर का था, ये, है ना, क्योंकि देखो इनको डायरेक्ट ही याद रखना फायदेमंद है ना, क्योंकि डिराइव करने के वहां पर करने से कोई मतलब नहीं, है ना, तो इनको डायरेक्ट, इसको ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा उपयोगी है हमारा, इससे भी ज्यादा, ये तो सिर्फ इसी के लिए था, ये लाइन और इसके लिए, है ना, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं, मगर इस पर न्यूमेरिकल पूछने के चांस सबसे ज्यादा है, और इस पे तो आपको दोनों में, फिजिक्स में भी और इसमें भी, है ना, दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तो ये देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गए हमारे, दोनों के ग्राफ्स हो गए, है ना, ग्राफ से रिलेटेड ये सब चीजें हो गई, इसके में के की पूछे तो सेकंड इनवर्स आ जाएगी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर में हमने निकाली है के की यूनिट, है ना, सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना, अब इसके बाद एक और चीज क्या याद रखना है, इनकी हाफ लाइफ पीरियड, है ना, हाफ लाइफ पीरियड याद रखना, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ पीरियड, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो अब ये
हाफ लाइफ पीरियड सभी के लिए होती है, हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन टी हाफ। तो अब दोनों दो ऑर्डर करें हमने, जीरो और फर्स्ट, तो जीरो के लिए हमारा जो ये हो जाएगी, ये हो जाती है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, ठीक है, ये जीरो के लिए ना। बस कुछ नहीं करना है, इस आर के प्लेस पे क्या रख देना है, आर नॉट बाय 2 रख देना, और टी के प्लेस पे टी हाफ लिख देना, अपने आप ही आ जाएगा ना, क्योंकि टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो हाफ जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो बचा हुआ भी कितना रह जाएगा, हाफ। तो टी हाफ के समय आर इक्वल टू आर नॉट बाय 2 हो जाएगा, चाहे वो यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो, ठीक है। तो देखो इससे आप यदि वो नहीं याद आए तो इससे निकल सकता है, ठीक है। सिमिलरली उसका भी निकल आएगा। देखो इसका निकालना कभी पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें वो भी सब पूछ सकते हैं, टी हाफ की जगह टी 1/4 है ना, टी 3/4, ऐसे सब कुछ पूछा जा सकता है इसमें फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो हमको ये एक, चलो एक हम इसको निकाल के भी देखते हैं, टी हाफ भी और टी 1/4 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टी हाफ पे तो क्या हो गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2, ठीक है। तो अब ये पुट कर देंगे, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 बाय टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन 2, तो लॉग 2 आ गया है ना, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.3010 है ना, लॉग 2 इक्वल टू 0.3010, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, ठीक है। देखो ये याद तो रखना है आपको, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाय के, है ना, ये फॉर्मूला याद ही रखना है ना, लेकिन निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते, ठीक है। बाकी तो ये तो लर्न रखना ही है, ये भी देखो दोनों में ही काम में आएगा, है ना, फिजिक्स में भी और इसमें भी, तो इसको तो याद ही रखना है। और ये जो मैं बोल रहा हूं टी 1/4 टी 3/4, ये फिजिक्स में ज्यादा पूछ सकते हैं इससे भी, है ना, केमिस्ट्री के कंपेयर में ये भी क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा आ सकते हैं। अब जैसे हमको क्या निकालना है, टी 1/4, ठीक है, हमको निकालना है टी 1/4, तो 1/4 मतलब क्या हो गया कि 1/4 कन्वर्ट हो गया उसका, है ना, तो बचेगा कितना, देखो है ना, आर नॉट तो हमारा टी इक्वल टू 0 पर है ना। अब आर नॉट का हमने आर नॉट की जगह 1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ कितना कन्वर्ट हो गया, टी 1/4 पे आर नॉट बाय 4 कन्वर्ट हो गया, तो बचेगा कितना, आर इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 4, जितना भी बोला। अब मान लो टी 3/4 देते तो यहाँ 1/4 बच जाता, ठीक है। और हमें लेना कौन सा है, बचा वाला लेना है, बस इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 आर नॉट, ठीक है। बस अब ये यहां पे आप पुट कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा अब इसकी जगह, है ना, टी 1/4 कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/4 लॉग आर नॉट अपॉन 3 आर नॉट बाय 4, है ना। तो ये हो जाएगा टी 1/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग, है ना, 4/3, है ना, मतलब log 4 माइनस log 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आए देखो वो तो फिर log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू log 2, है ना, तो log 4 कितना हो जाएगा 0.60, है ना, और
log 3 कितना होता है 0.47, ठीक है। तो T1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय के, है ना, और ये हो जाएगा 0.60 माइनस 0.47, log 4 माइनस log, जो भी आ जाएगा बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे निकल आएगा आपका सभी का, है? जिसका भी होगा सब ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें पूछा जा सकता है T1/4, है ना, T3/4, ऐसे कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछेंगे भी, देखो ये यही पूछते हैं 1/4, 3/4, हाफ, है ना, कुछ ज्यादा ऐसा भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप जो जैसा भी पूछा तो वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर परसेंटेज में पूछ लेंगे कि टाइम इन विच 25% डिकम्पोज, है ना, तो 25% डिकम्पोज मतलब 75 बचेगा, इनिशियली 100 ले लो, फाइनल 75 ले लो, तो वैसा का वैसा फिर आ जाएगा यहाँ ना, वैसे ही आ जाएगा 4/3, है ना। और 75% डिकम्पोज तो 25 बचेगा, है ना, तो 100/25 आ जाएगा, ठीक। तो जैसा आए, है ना, वैसा हम इसको करा जा सकता है, ठीक है। इवन दो फिजिक्स में तो एक एवरेज लाइफ पीरियड भी ऐसे वो भी सब आता है आपको ना, एवरेज लाइफ पीरियड और ये सब यहाँ नहीं पूछेंगे, यहाँ से भी इतना बस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब और इन पर बेस्ड हमको क्या पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो हमको न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी फॉर्मूले पर आएंगे, क्योंकि वो इस बार वो नहीं है हमें एक्टिवेशन एनर्जी और वाला पार्ट, है ना, तो इसलिए यही फॉर्मूला बचा है, और या फिर जीरो ऑर्डर वाला, जिन पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक दो चलो वो सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, मतलब ठंडा करना है कि ठंडी लग रही है? अच्छा, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलो एक दो इसके ही सॉल्व करते हैं, चलो, है ना, एनसीईआरटी के करते हैं, और जो फिर मैंने दिए वो करना, है ना, उनको ट्राई करना, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज का, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ये भी देखो आ सकता है, ये तो आप लोग खुद करना, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर, राइट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है किसका, एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने बताया था, है ना, कि क्या है इसमें, उन्होंने बोला है जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है, रेट इज इक्वल टू के, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इनटू N2 एंड H2, तो ये रिएक्शन हो गई, है ना। अब रेट इज इक्वल टू क्या आ गया है ना, तो इसका हमारा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। नहीं इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या आ गया है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगाते, है ना, रिएक्टेंट में ही माइनस लगाए, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, ये पूछा हुआ। तो अब इस टर्म का अब हमारे लिए कोई काम नहीं है ना, NH3 वाली। अब रेट इक्वल टू क्या होता है, के ही होता है, और के उन्होंने दे रखा है ना, कितना दे रखा है के, 2.5 इंटू 10⁻⁻², तो बस अब यहां रख देंगे 2.5 -4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, आप किसी एक से इक्वेट कर दो, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ये इसके आगे। अब H2 की निकालनी है,
तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2/ΔT। तो ये क्या होगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू डेल्टा H2/ΔT, है ना। दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। देखो रिएक्शन से ही पता चल रहा है, ये जितने में ये 1 बनेगा उतने में ये 3 बनेगा, है ना। तो इसीलिए इसकी 3 टाइम्स आ गई, है ना। हो रहा है ना, स्टाइशियोमेट्री से हमको पता चल रहा है कि जितनी देर में इसका 1 मोल बनेगा उतने में 3 मोल बन जाएंगे। तो जो इसकी रेट होगी उससे 3 टाइम्स होना चाहिए इसकी, है ना। N2 से इसकी 3 टाइम्स होना चाहिए, और ये फॉर्मूले से भी हमारा आ गया, ठीक है। और NH3 के पूछते हैं तो 2 इंटू ये आ जाता है, और माइनस का सिर्फ ये रिलेवेंस है कि वो कम हो रहा है टाइम के साथ, है ना। सिर्फ इतना रिलेवेंस है, ठीक है, कि माइनस का ये रिलेवेंस है कि डिक्रीजेस विद टाइम, इसलिए माइनस लगा हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो हमारा इस ढंग से सॉल्व हो सकता है। तो फिर एक है शायद इंटेक्स्ट का फिफ्थ, सिंपल सा ही है, लेकिन फिर भी देखो एक कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। A first order reaction has rate constant 1.15 into 10⁻³ second inverse. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? कि 5 ग्राम से 3 ग्राम में कितने समय में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है बहुत। तो R0 क्या हो गया हमारा 5 ग्राम, है ना, और R कितना हो गया 3 ग्राम, क्या लिखा गया है, रिड्यूस टू 3 ग्राम लिखा हुआ। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब R ही 3 हो गया, है ना, कि वो 3 हो जाए। तो R कितना हो गया हमारा 3 ग्राम, ठीक है। और K कितना दे रखा है -3, ये K दे रखा है, और फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे ना। और बस हमारे पास सब कुछ है, K की जगह हमारे पास, है ना, T निकालना है तो T को इधर ले लिया 2.303 बाय K कितना है 1.15 इंटू 10⁻³ log 5/3। अब आपको देखो बोर्ड्स में इनकी वैल्यू गिवन होगी, है ना, log 5 और log 3, ठीक है। log 5 ऐसे होता है 0.70, याद कर लो, 699 होता है तो 0.70, यदि ध्यान रखना है ना। तो ये log 5 माइनस log 3, ठीक। तो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 है 0.70 और log 3 ये वैल्यूज गिवन रहेंगी, है ना। log एंटी लॉग इनकी वैल्यू दी रखी होगी, ठीक है ना, बिल्कुल दे के रखेंगे, है ना, कई साल से आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 तारीख को 4 को सिखा दूं, 4 को एक बार लॉग टेबल देखना भी हम सीख लेंगे, ठीक है। कि प्रिकॉशन के लिए देख लेना क्या बुराई है ना, कि एंटी लॉग कैसे निकालना है, लॉग कैसे निकालना है ना, एक बार सीख लेंगे। वैसे मतलब आएगा ही आएगा, है ना, उसमें गिवन ही दे रखी होगी। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे गिवन हो जाएगी, जैसे log 8 है तो log 2 की देंगे, है ना। तो हमको इतना तो आना चाहिए कि log 8 मतलब हो जाएगा log 2⁻3, है ना, 3 log 2, है ना। हाँ, इतना तो देखो हमको आना चाहिए। तो एक बार और थोड़ा सा हम 4th को डिस्कस कर लेंगे, है ना, कि 7th को पेपर है, 4th या 5th में से एक बार डिस्कस कर लेंगे कि एक बार कैसे और करना है, ठीक है। एक बार लॉग के कि एक छोटी सी चीज के लिए कुछ गलती नहीं हो, इसलिए कर लेंगे, ठीक है।
हाँ, फिर देखो एक क्वेश्चन, देखो इसमें एक वो, देखो ये एक वो वाला पूछ सकते हैं कि एक वो 90% और वाला दे रखा है, उस क्वेश्चन के भी चांस हैं पूछने के कि 90% से 99% में डबल टाइम लेगा वो रिएक्शन। एक देखना ऐसा क्वेश्चन दिया होगा इसमें, एक्सरसाइज में। हाँ, क्या दिया है क्वेश्चन? reaction that the time required for 99% हाँ, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, टी 99% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 90%। देखो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है ना आ सकता है ये वाला, ठीक है, कि टी 99 और टी 90, तो कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, कि टी 99% और टी 90, तो टी 99% के लिए क्या हो जाएगा? फॉर टी 99% कंप्लीशन, है ना, तो आर नॉट तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों के लिए 100 ले लो, जब भी परसेंटेज में दिया है तो 100 ले लो। अब आर क्या हो जाएगा? 99% कंप्लीट, मतलब कितना बचेगा? सिर्फ 1, है ना, बस यही मेन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, है ना। और टी 90% के लिए क्या हो जाएगा? आर नॉट 100 और आर 10, ठीक है। अब बस दोनों के लिए हमारा फॉर्मूला लगा दो, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी 99, है ना, ऐसे ही लिख देना टी 99 लॉग आर नॉट, है ना, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर नॉट बाय आर, है ना, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी 99 लॉग 100 बाय 1 ना, और लॉग 100 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2, मतलब 2 log 10, है ना। log 10 कितना होता है? नहीं 1 ही होता है log 10, log 10 1 होता है, ठीक है। log 10 इक्वल टू 1, ठीक है। log 10 टू द पावर -1 होगा फिर, है ना, तब आएगा वो, ठीक है। तो ये ऐसा वो हो जाएगा ना, लेकिन वो भी log 10 टू द पावर -1 होगा, तो -1 log 10 आ जाएगा, है ना, -1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो बस ये हमने निकाल लिया, k इक्वल टू 2.303 बाय टी 99, है ना, और ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2, है ना, क्योंकि log 100 क्या होगा? 10 टू द पावर 2, तो 2 log 10, मतलब log 10 होता है 1, तो हमारा ये 2 आ जाएगा। सेम यहाँ कर देंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90 ना, log 100 अपॉन 10, ये तो log 10 ही आ गया। हाँ, तो k इक्वल टू 2.303 बाय टी 90, है ना, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दोनों में k तो सेम रहेगा, बिकॉज इट इज सेम रिएक्शन, है ना, तो अब उनको इक्वेट कर देंगे, तो बस इक्वेट कर दोगे तो देखो अपने आप आंसर ही आ जाएगा, है ना। ये सब अपन कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये इसके इक्वल में हो गया 2.303 इंटू टी अपॉन 299 इज इक्वल टू 2.303 बाय टी 90, है ना, ये आ गया 2 इंटू टी 90 इज इक्वल टू टी 99, है ना। तो 99% कंप्लीशन में 90 से डबल टाइम लग जाएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही लंबे समय तक चलती है ना। कभी ऐसा है कि कंप्लीट होगी तो नो, है ना, इट नेवर बी कंप्लीटेड, चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है, देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आया था? 0.693 अपॉन के, मतलब कांस्टेंट आया, है ना, कि कांस्टेंट टाइम में आधा होता है 0.693 बाय के, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इसका मतलब आप कितना भी लो
उसका आधा होने में उतना ही टाइम लगेगा, है ना। जैसे आपने 100 ग्राम लिया तो 50 ग्राम होने में भी आपको मान लो 20 ईयर्स लग रहे हैं, है ना। टी हाफ मान लो 20 ईयर है, तो 100 से 50 होने में भी 20 लगेंगे, फिर 50 से 25 होने में भी 20 लगेंगे, और 25 से 12.5 होने में भी 20 लगेंगे, है ना। तो उसको 12.5 होने तक ही 60 ईयर्स लग गए, है ना। ऐसा होता है ना। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ये बहुत लंबे समय तक अपना इफेक्ट डालती है, ठीक है। इसीलिए ये एटॉमिक बम वगैरह जो बहुत लंबे समय तक अपने इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ये ध्यान रखना है ना, एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। और इससे हम वो कर सकते हैं। अब वो एक थोड़ा सा टेम्परेचर का उसमें दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग में, है ना। जो सिलेबस हमारा दे रखा है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी और वो तो नहीं दिया है, लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग में एक टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से हो जाएंगे? अभी तक देखो आपको क्या लगा कि किसने रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करी है? कॉन्सेंट्रेशन। सबसे तो मेन है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रेट इक्वल टू क्या था? के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट क्या होगी? ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ऑर्डर से भी फर्क पड़ सकता है ना, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी पावर में ज्यादा आएगा, तो वो ज्यादा चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया? ऑर्डर। लेकिन वो ऑर्डर एक किसी रिएक्शन के लिए तो फिक्स हो जाएगा वो ऑर्डर, है ना, ठीक है। तो उसको भी लिखा जा सकता है ना, कि मोर इज द ऑर्डर, मोर इज द रेट, है ना, कि उस रिएक्शन की रेट क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर देखो ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें दिया है, इसलिए कम से कम इसके लिए कि हम 3-4 लाइन इसकी लिख लेते हैं, है ना, कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर क्या करता है? हाँ, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना। ये हमने सरफेस में भी करा कि फिजियोस ऑप्शन जो होता है वो कम होता है, लेकिन केमिस ऑप्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि केमिस ऑप्शन रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन, इसलिए वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और फिर इसमें बस ये पॉइंट देखो याद रखना है कि फॉर एवरी है ना 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, rate of reaction become double. Rate of reaction become double, ठीक है, कि रेट डबल हो जाती है ना। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, है ना। तो 10 कर दिया तो डबल हो जाएगी, 20 कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना, डबल की डबल। 30 कर दिया तो 4 की डबल हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, है ना। ये मतलब है इसका, हर 10 डिग्री पे क्या होते जाता है? डबल होती जाती है। तो यहाँ पे मान लो x है तो यहाँ 2x हो जाएगी, यहाँ 4x हो जाएगी, यहाँ 8x हो जाएगी, ऐसे बढ़ते जाएगा, 2 टू द पावर ऐसे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। यदि हमने 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, 100 डिग्री, तो 100 में 10 के 10 इंटरवल होंगे, तो 2 टू द पावर 10 टाइम्स क्या हो जाएगी? रेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 2 इंटू 10 नहीं, 2 टू द पावर 10, ठीक। तो इतने टाइम्स, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन एक बार, है ना, कि हाउ मच रेट इज इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज 100 डिग्री टेम्परेचर, तो इसमें क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि हर 10 डिग्री पर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्यों करता है, ठीक है, करता तो है मगर क्यों करता है। हाँ, तो देखो इसमें भी ये ऐसे 2 लाइन लिख लो। अब उन्होंने क्या है, ये बहुत गड़बड़ करा, उधर टेम्परेचर लिख दिया और बाद में टेम्परेचर का सब कुछ हटा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी और ये सब। तो हाँ, ऐसे लिखो कि टेम्परेचर इंक्रीजेस
नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। देखो हमने मॉलिक्यूलरिटी करा था ना कि मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं, है ना, और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो यदि कोलिजन्स बढ़ते जाएंगे तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा कोलाइड होंगे उतने ज्यादा कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, है ना, पर यूनिट टाइम में। यदि कोलिजन्स बढ़ गया तो वो, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, है ना, कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो more number of molecules cross activation energy level, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो वो ये वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, ठीक, कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, number of collisions per unit time increases, so more number of molecule crosses activation energy level, है ना, that's why, है ना, क्या होगा, rate of reaction increases। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि excess energy for a reactant required to convert into product। रिएक्टेंट को कितनी और एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो हमने देखो अरेनियस लॉ वगैरह कुछ नहीं लिखते हुए भी मतलब फिर टेम्परेचर का वो, है ना, लिखा है इसमें, क्योंकि देखो वो जरूरी है ना, कि यदि हम ये नहीं लिखेंगे तो फिर टेम्परेचर का यदि कभी पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ मतलब फैक्टर्स में टेम्परेचर मेंशन है ना सिलेबस में, आज मैं देखा था तो उसमें टेम्परेचर लिखा है, तो इसलिए कम से कम हमको ये तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर से बढ़ता है ना, हर 10 डिग्री पे डबल हो जाता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखो इतना ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब एक बस 5 मिनट में एक लास्ट चीज करते हैं कि प्रेशर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, प्रेशर वाले, तो उसमें आपको कैसे उसका फॉर्मूला बनाना है ना। वैसे एनसीईआरटी में तो देखो 2 क्वेश्चन दे रखे है ना, एक दे रखा है उधर शायद एग्जाम्पल में और एक दे रखा है एक्सरसाइज, तो वो 2 के तो हमको अच्छे से कर ही लेना चाहिए वो 2 को, है ना। लेकिन एक जनरल की कोई भी आए तो हम कैसे उसका फॉर्मूला बनाए, है ना। तो देखो वो एग्जाम्पल में कौन सी दे रखी रिएक्शन उसका बनाते, है ना, एक्सरसाइज वाला इजी है, और है ना, तो पहले हम एग्जाम्पल वाले का एक फॉर्मूला बनाते, वो 2N2O4 वाला है, कैसे दे रखा ना, ये शायद ऐसा दे रखा है, N2O4 gives 2NO2, N2O5 दे रखा है, क्या दे रखा है, N2O5 gives 2NO2 plus O2, 2N2O4 प्लस O2, ये भी 2NO2 N2O5 होगा, है ना, ऐसा। तो देखो ये एक कौन सा एग्जाम्पल नंबर 4.6, तो देखो ये एक है ना एग्जाम्पल 4.6, ठीक। तो एग्जाम्पल 4.6 में ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है और इसका फिर प्रेशर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, कि टाइम 0 पर प्रेशर दे रखा है, टाइम 100 पर, है ना, ऐसे प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो हम बस इसका फॉर्मूला बनाना सीखना है ना, कि कैसे यूज करना है। तो देखो T = 0 पर आप इसका इनिशियल प्रेशर मान लो PI है, ठीक है, तब इन सब के क्या होंगे 0 0, ठीक है, इनिशियल प्रेशर क्या है PI, ठीक है, तो इनके क्या होंगे 0 0। तो देखो जो T = 0 पे जो प्रेशर दिया होगा, है ना, वो ही प्रेशर क्या हो जाएगा इसका इनिशियल वो हो जाएगा, ठीक है, तो वो इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, PI = वो लिख देना, जो T = किस पे दे रखा है 0 पे दे रखा है, ठीक है। अब हमको देखो जैसे R0 अपॉन R था, है ना, ऐसे इसके फॉर्मूले में क्या हो जाता है P0 अपॉन P फाइनल, है ना, जो ये
आर की जगह पी फाइनल। पी फाइनल मतलब कितना प्रेशर इसका बचा हुआ है, जैसे वो आर था ना, कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, ऐसे इसका पी एफ निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, पी एफ टाइम टी इक्वल टू टी पर। ठीक है, और वो जो पी एफ है उसको आपको एक चीज आपको दे रखी है, पी टी। पी टोटल दे रखा है कितने पर, 100 सेकेंड्स पे जो दे रखा है पी टोटल दे रखा है। अब पी टोटल का मीनिंग क्या होता है, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका, ये सब दे रखा है ना। और आपको निकालना क्या है, ये निकालना। ठीक है, और गिवन आपको पी टी है ना, पी टी मतलब इन तीनों के प्रेशर का एडिशन। ठीक है, तो अब हम पहले ये निकालेंगे कि टी टाइम पर इनके क्या हो गया है प्रेशर। ठीक है, तो टी टाइम पे देखो ये क्या कितना हो जाएगा, मान लो कितना हो गया है, पी आई माइनस, अब देखो माइनस में आप वही उतने एक्स लेना जितना यहां लिखा हुआ है ना, यहां 2 लिखा हुआ है तो आप क्या लेना, -2x, है ना, क्या हो जाएगा, पी आई -2x। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 बन रहा है तो, है ना, तो बस कुछ भी नहीं करना, जितना यहां लिखा हुआ है उतना x लिख दो, जितना यहां लिखा हुआ है उतना लिख दो, बस ये उतना लिया तो अपने आप ही वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 2x 2x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इन तीनों का जो सम होता है ना, इन तीनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, पीटी के बराबर होना चाहिए, है ना। तीनों का जो सम है इट इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, और पीएफ हमारा कितना है, पी आई -2x। ठीक है, ये इतना बचा हुआ है। अब इससे आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, पी टी माइनस पी आई। ठीक है, और उसको अब हम ये पी एफ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पी एफ क्या है, पी आई -2x है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई -2x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई। ठीक है, आया ये समझ में कि सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया टी टाइम पर इसका कितना कितना प्रेशर रहेगा, इसका कितना बचेगा और इतना इनका कितना बन जाएगा, तो वो हमने स्टाइशियोमेट्री से निकाला, है ना। उसके लिए क्या करा, इनिशियल में जितना था उसमें इसके स्टाइशियोमेट्रिक टाइम्स एक्स क्या कर दिया, कम कर दिया उसका। ठीक है, तो इनके 2x और x बन गए। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, जो प्रेशर 100 सेकेंड पे हमको गिवन होगा। हमने मान लिया वो कितना गिवन है, पी टोटल पी टी। ठीक है, टी टाइम पे प्रेशर। अब उससे x की वैल्यू निकल गई, इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, देखो ये क्या आ जाएगा फिर हमारा, पी आई +2p, वो कितना हो जाएगा, हाँ 2 कहाँ है, सिर्फ पी आई। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, पी आई -2pt + 2pi, तो इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 3pi - 2pt। ठीक है, ये आ गई किसकी, हमारी pf की वैल्यू। ठीक है, pf की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, k = 2.303 बाय टी log pi/pf। अब बस फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, pf की जगह आप क्या रख दोगे, ये 3pi - 2pt। ठीक है, बस ये आ गया, बस ये एक बार निकला फिर अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया, है ना। बस ये इसको निकालना आपको। ठीक है, एग्जाम वो जो हमारी एक्सरसाइज में है उधर यहाँ पे सब 1 1 है, तो वो और इजी है, सिर्फ पी आई -x करना, ये x हो जाएंगे, है ना। इन सब का सम करके फिर x की वैल्यू निकाल लेना है और फिर वो पी आई -x में x की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो उसका आ जाएगा, वो खुद से ट्राई करना, नहीं तो फिर कल मैं बताऊंगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना। अब देखो, अब सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्या क्या दे रखा है इसमें, पी आई कितना दिया है, 0.5, है ना, और टी कितना हो गया, 100 पे दिया ना, टी 100 हो गया, लॉग ये दे रखा है 0.5,
अपॉन 3 इंटू 0.5 माइनस पीटी कितना दे रखा है 0.512, है ना। तो देखो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब बस इसके बाद तो अब ये सॉल्व ही करना है बस, है ना। और लॉग में वो वैल्यूज दे देंगे, है ना, जो भी आएगा उसकी वैल्यूज वो दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, है ना। तो उसको माइनस कर देंगे और फिर वो आपको देखना लॉग की वैल्यू मिलेगी। या ये हो सकता है कि इनको डिवाइड करने के बाद जो आए उसकी वैल्यू दे रखी हो, ये भले ही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपको इन दोनों की वैल्यू दे, है ना। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। बस वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन,